स्वागतम। अशुद्धि संशोधन सीरीज के अंतर्गत पहला वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम कारण एवं नियम सहित अशुद्धियों को कारण सहित पहचानेंगे वाक्य में से और नियम के सहित उनको शुद्ध करना बताएंगे। तो कैसे उनकी पहचान करें वाक्य में और कैसे फिर उनका शुद्ध रूप क्या होगा, क्या नियम होगा उसे शुद्ध करने का, ये भी बताया जाएगा। तो ये अशुद्धि संशोधन पार्ट 1 है। तो किसी भी इससे पहले हमें समझना होगा कि जो अशुद्धियाँ हैं वो कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो अशुद्धियाँ जो होंगी वो कई प्रकार की होती हैं, वचन संबंधी, लिंग संबंधी, पुरुष संबंधी, क्रिया संबंधी, साथ ही लकार संबंधी, कारक संबंधी, संधि, प्रत्यय इत्यादि, विशेषण इत्यादि की भी अशुद्धि हो सकती हैं। तो किसी भी वाक्य के जो मुख्य आधार होते हैं वो 3 होते हैं, कर्ता, क्रिया और कर्म। अब वाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के माने गए हैं। किसी भी बात को कहने के 2 तरीके होते हैं, एक तो मैं जाता हूँ, दूसरा मेरे द्वारा जाया जाता है। बात एक ही है, लेकिन मैं जाता हूँ में मैं प्रधान है और मेरे द्वारा जाया जाता है ये केवल जाने की, इसमें क्रिया प्रधान है। मेरे द्वारा मैं क्रिया को करने का निमित्त मात्र हूँ, यानी यहाँ पे कर्ता तृतीया में है, मेरे द्वारा। और जब कर्ता प्रथमा में होता है तब वो कर्तृवाच्य होता है, और जब कर्ता मेरे द्वारा यानी तृतीया में होता है तब वो क्रिया या भाववाच्य होता है। और जब कर्ता तृतीया में हो, मेरे द्वारा घर जाया जाता है, तो घर यानी कि कर्म भी है, तो घर जाया जाता है, ऐसे में कर्म प्रथमा में होता है। तो जब क्रिया घर के या कर्म के अनुसार लगती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो 3 तरह के वाक्य होते हैं। जब क्रिया कर्ता के अनुसार लगाई जाती है, क्रिया कर्ता के अनुसार तब लगाई जाती है जब कर्ता प्रथमा में होता है, तो वो कर्तृवाच्य कहलाता है। जब क्रिया कर्म के अनुसार लगाई जाती है, कर्म के अनुसार तब लगाई जाती है जब कर्म प्रथमा में होता है, तब वो कर्मवाच्य कहलाता है। जब कर्म प्रथमा में होता है तब जो कर्ता है वो तृतीया में हो जाता है, यानी कि मैं की जगह मेरे द्वारा हो जाता है। और जब क्रिया भाववाच्य की बनती है, उस स्थिति में क्या होता है कि जब कर्ता तृतीया में होता है तब क्रिया भाववाच्य की बनती है, लेकिन शर्त यह है कि कर्म नहीं होना चाहिए। जब वाक्य में कर्म न हो और कर्ता भी तृतीया में हो तब क्रिया की प्रधानता हो जाती है, यानी कि भाव की ही प्रधानता हो जाती है। ऐसे में क्रिया स्वतंत्र होती है और केवल प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी की लगाई जाती है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है जब कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार परस्मैपदी धातुएं लगाई जाती हैं, जैसे गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, तो ये कर्तृवाच्य कहलाता है। और कर्मवाच्य, जब कर्म प्रधान होता है किसी वाक्य में तब क्रिया कर्म के अनुसार लगाई जाती है। कर्म उस समय प्रथमा में होता है और कर्ता तृतीया में हो जाता है। क्रिया प्रधान यानी भाववाच्य वो होता है जिसमें क्रिया प्रधान होती है जब क्रिया स्वतंत्र प्रथम पुरुष एक वचन की हो और कर्ता तृतीया में हो, साथ ही कर्म हो ही नहीं। शर्त ये है भाववाच्य की कि कर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कर्म हो गया और कर्ता तृतीया में हो गया तो वो कर्मवाच्य बन जाएगा, वो भाववाच्य रहेगा ही नहीं। भाव का महत्व या उसकी प्रधानता तभी होगी जब वाक्य में कर्म नहीं होगा और कर्ता तृतीया में होगा। यदि कर्म है तो ऐसा वाक्य जिसमें कि कर्म है वो या तो कर्मवाच्य में ही बनेगा या फिर वो कर्तृवाच्य में ही बदल सकता है। तो कर्तृवाच्य में जो क्रियाएं लगती हैं वो परस्मैपदी धातुओं की लगाई जाती हैं, जैसे गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, जबकि भाववाच्य और कर्मवाच्य में आत्मनेपदी का प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में परस्मैपदी धातुओं को भी आत्मनेपदी प्रत्यय लगाकर उनके मूल रूप में, यानी ये कोई चेंज नहीं करते। जैसे गम धातु है, गम में जब हम परस्मैपदी रूप बनाते हैं तो गच्छति, गच्छत कर देते हैं, लेकिन जब आत्मनेपदी बनाएंगे तो गम ही रहने देंगे, तो उनके मूल रूप में
जो आत्मनेपदी प्रत्यय है, जैसे आत्मनेपदी के चलते हैं अय लगा के, वही बनेगा। जैसे पठते, पठेते, पठनते, तो यहाँ पठयते अय लग के उस तरह से आत्मनेपदी के रूप बनाए लिए जाते हैं। जैसे गम मूल रूप रखा, गच्छ नहीं किया, तो अय जोड़ दिया, और गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते, इस तरह के रूप बन गए। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में सभी धातुओं को आत्मनेपदी के अनुसार ही लगाएंगे। जो आत्मनेपदी की हैं वो तो आत्मनेपदी की रहेंगी, वो तो लग ही जाएंगी, लेकिन जो परस्मैपदी यदि ज़रूरत पड़ती है तो उनको भी आत्मनेपदी की भांति ही बना लिया जाएगा। उदाहरण के लिए ऐसे समझिए, जैसे राम वन जाता है, तो कर्तृवाच्य में इसका अनुवाद क्या होगा? रामः वनम गच्छति। राम करता है, जाने वाला है, वो प्रथमा में है, वन को जाता है, वन में द्वितीया है, गच्छति जो क्रिया लगी है वो राम एक वचन प्रथम पुरुष के अनुसार लगी है। दूसरा, राम जाता है, इस वाक्य में देखिए कर्म नहीं है, तो ये कर्मवाच्य तो बन नहीं सकता। अब ये या तो कर्तृवाच्य बनेगा या भाववाच्य बनेगा। जब ये कर्तृवाच्य बनेगा तो रामः गच्छति, राम में प्रथमा विभक्ति, और प्रथमा में जो होता है जब कर्ता होता है तो क्रिया कर्ता के अनुसार लग जाती है, तो रामः गच्छति बना। अब इसी बात को यदि ऐसे कहें कि राम के द्वारा जाया जाता है, तो राम के द्वारा तृतीया हो गया, रामेण, जाया जाता है, गम्यते। साथ ही राम के द्वारा वन जाया जाता है, जैसे यहाँ क्या था, राम वन जाता है, इसी को अब हमने कर्मवाच्य में बदल दिया। तो कर्म नहीं होता है तब हम कर्तृ और भाववाच्य कर सकते हैं, और यदि कर्म होता है तब हम कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य कर सकते हैं। यानी कर्तृवाच्य को हम कर्म न हो तो भाववाच्य में बदल सकते हैं। यदि हमसे कहा जाए वाच्य परिवर्तन कीजिए तो हम भाववाच्य बना सकते हैं, और यदि कर्म है तो हम उसे कर्मवाच्य बना सकते हैं। तो राम के द्वारा वन जाया जाता है, अर्थात रामेण, राम के द्वारा, वनम, वन, वन प्रथमा में हो गया, गम्यते, क्योंकि नपुंसक लिंग है तो ये प्रथमा और द्वितीया के एक जैसे होते हैं, इसलिए वनम ही रहेगा, गम्यते यानी वन जाया जाता है। तो पहले तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं उस तरह से मैंने समझा दिया है। यहाँ पर वाच्य परिवर्तन भी आपको समझा दिया, साथ ही इस तरह से अशुद्धि संशोधन सिखाने के चक्कर में। अब हम लेते हैं क्रिया संबंधी अशुद्धि। पहला हम जो ले रहे हैं वो क्रियाओं की अशुद्धि से संबंधित लेंगे, और हम इसी तरह से क्रमशः उठाएंगे। प्रत्यय संबंधी अशुद्धि, लकार संबंधी, कारक संबंधी, ये सभी उठाएंगे, प्रत्यय, संधि इत्यादि की। तो क्रिया की मुख्य जो मुख्य तत्व पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? 3 हैं। एक तो क्रिया में मिले, क्रिया जो है पुरुषों में चलती है, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। दूसरा, क्रिया में वचन होते हैं, वचन में चलती है, जो कर्ता के वचन के अनुसार चलेगी। क्रिया का लिंग नहीं होता, वो किसी भी लिंग के लिए चलेगी। जो लकारों में चलती हैं वो किसी भी लिंग के लिए चलेंगी। तो वचन जो होते हैं 3 होते हैं क्रिया के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, क्योंकि कर्ताओं के भी जो कर्ता होते हैं वो भी तीनों पुरुष और तीनों वचनों में होते हैं। 9 होते हैं इस तरह से प्रथम पुरुष के तीनों वचनों के कर्ता, जैसे सह, तौ, ते, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मध्यम पुरुष के तीनों वचन के कर्ता, तुम, तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष के तीनों वचन के मैं, हम दोनों, हम सब, तीनों वचन के कर्ता हुए। तो क्रिया में क्या पाया गया? पुरुष और वचन। तो अब अशुद्धि जो होंगी वो या तो पुरुष संबंधी होंगी या फिर वचन संबंधी होंगी। और सिद्धांत क्या कहता है कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया उसी पुरुष और उसी वचन की लगाई जाएगी। ये साधारण सा है। लेकिन यदि वाक्य कर्मवाच्य का है, तो कर्म जिस पुरुष वचन का होगा, क्रिया उस पुरुष वचन की लगाई जाएगी। कर्तृवाच्य, कर्ता जिस पुरुष वचन का होगा, क्रिया कर्ता के अनुसार उसी पुरुष वचन की लगाई जाएगी। तो इसी तरह की अशुद्धियां पाई जाएंगी। इनको हम समझ लेते हैं। उत्तम पुरुष से चलते हैं। उत्तम पुरुष में एक वचन, उत्तम पुरुष यानी उत्तम हूँ मैं, सबसे ज़्यादा अपने आप को ही हर कोई उत्तम या श्रेष्ठ मानता है। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं मैं।
मैं, हम दोनों, हम सब, ये उत्तम पुरुष के कर्ता हो गए। तुम मध्यम हो, उसके और मेरे दोनों के बीच में हो, तो तुम मध्य हो गए। मध्यम हो यानी मुझसे तो कमतर हो, ऊपर वाले से श्रेष्ठ हो, तो या अन्य किसी से श्रेष्ठ हो, बस मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो, मैं उत्तम हूँ। तो तुम दोनों, तुम सब। अब मैं और तुम यानी उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अतिरिक्त जितने भी, मैं और तुम के अतिरिक्त जितने भी सर्वनाम हैं, संज्ञाएं हैं, तत्, यत्, कह, भवत या कोई भी नाम, सब प्रथम पुरुष में आ जाते हैं। यह, वह, कौन, आप या कोई नाम, राम या किसी भी वस्तु का नाम, स्थान का नाम, ये सभी केवल प्रथम पुरुष के ही कहलाएंगे, प्रथम पुरुष के कर्ता माने जाएंगे। तो जहाँ पर यह, वह, कौन ऐसे कर्ता आ रहे हैं, वहाँ पर आप प्रथम पुरुष के अतिरिक्त मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष की क्रिया नहीं लगा सकते, क्योंकि कर्ता जिस पुरुष का होगा, क्रिया उसी पुरुष की होगी। वचन कर्ता जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी वचन की होगी। अब इसे देखिए कि सिद्धांत बताऊंगी कि हम अशुद्धि को पहचाने कैसे समझें कि क्या हमें शुद्ध करना है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं क्रिया संबंधित अशुद्धियों को आज समझा रही हूँ। हमने एक वाक्य लिया, स गच्छतः, वह जाता है। तो यहाँ पर स ये प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो यहाँ क्रिया कौन सी आनी चाहिए इसके अनुसार? प्रथम पुरुष एक वचन की। वो क्या आएगी? गच्छति। तो ये सही हो गया, स गच्छति। लेकिन यहाँ पे अशुद्ध लगा रखी है गच्छत यानी द्विवचन की, जबकि स एक वचन है तो हमें एक वचन की ही लगानी है। तो ये हमारा शुद्ध हो गया। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उनको जैसे गच्छति का स के एक वचन का रूप नहीं पता, या किसी क्रिया के इस तरह के रूप नहीं आते हैं किसी वचन में, वो क्या करते हैं, गच्छता को नहीं बदलते बल्कि वो कर्ता को यानी क्रिया के स्थान पे कर्ता को बदल देते हैं। वो कर देते हैं गच्छता ऐसे ही रहा, स की जगह एक वचन की जगह तौ यानी द्विवचन कर दिया, तौ गच्छतः। तो ये है तो सही, वाक्य तो बिल्कुल सही है कि वे दोनों जाते हैं, लेकिन आपसे ये नहीं कहा गया है कि वे दोनों जाते हैं कि संस्कृत बनाइए। आपसे कहा गया है कि अशुद्धि संशोधन कीजिए। और यहाँ पर जो अशुद्धि है वो क्रिया की है, कर्ता की अशुद्धि नहीं होती है। इसलिए नहीं होती, अब इसे समझिए कि मैंने बार बार ऊपर कहा है कि क्रिया हमेशा अपने कर्ता के अनुसार लगती है। कर्ता जिस पुरुष वचन का होता है उसी पुरुष वचन की क्रिया लगाई जाती है, ना कि कर्ता क्रिया के अनुसार लगता है। क्रिया के अनुसार कर्ता नहीं लगाया जाता है, बल्कि कर्ता के अनुसार क्रिया लगाई जाती है। कर्ता जिस पुरुष वचन का है, क्रिया उसी पुरुष वचन की होगी। तो जब आप शुद्ध करेंगे तो क्रिया को करेंगे, ना कि कर्ता को करेंगे। अब जैसे कि, क्योंकि ये सिद्धांत है, जैसे कि किसी रिश्ते में पति पत्नी के अनुसार बदल जाए तो भी रिश्ता टिका रहता है, अच्छा चलता है, या पत्नी पति के अनुसार बदल जाए, उसके अनुसार ढल जाए, तब भी रिश्ता चल रहा है। सही तो दोनों ही स्थिति में है। लेकिन जो सामाजिक सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जब पत्नी पति के अनुसार चलती है, पति पत्नी के अनुसार चले तो भी सही है ना, रिश्ता तो अच्छे से चल ही रहा है, या पत्नी पति के अनुसार चले। लेकिन सामाजिक सिद्धांत बना रखा है कि जहां पत्नी पति के अनुसार चलती है वो रिश्ता ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। तो व्याकरण का सिद्धांत यही है कि वही शुद्ध माना जाएगा, वही अनुवाद श्रेष्ठ होता है जिसमें कि क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। क्रिया को आप पत्नी समझ लीजिए और कर्ता को आप पति समझ लीजिए। तो पत्नी को पति के अनुसार चलाना होगा, तो ही वह सही मायनों में कसौटी पर एकदम शुद्ध माना जाएगा। ये गलत, इसका अर्थ तो गलत नहीं है,
लेकिन आपकी शुद्धि जो है वो गलत है, क्योंकि आपने क्रिया को कर्ता के अनुसार नहीं चलाया है इसमें, बल्कि कर्ता को क्रिया के अनुसार चला दिया है। तो बदलना क्या होगा, हमें क्रिया बदलनी होती है, ना कि कर्ता बदलना होता है। दूसरा, त्वम पठति, यहाँ पर क्या है, तुम मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है और क्रिया कौन सी लग रही है यहाँ पे, प्रथम पुरुष एक वचन की। तो शुद्ध हम क्या करेंगे, क्रिया को करेंगे, तो त्वम वैसा ही रहेगा और इसके अनुसार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाएंगे, त्वम पठसी। अब इसके स्थान पर यदि आप ये कर देते हो कि सह पठति, यानी कि तुमको बदल दो, पठति को पठति रहने दो और स कर दो यहाँ पे, तो सही तो है, लेकिन सिद्धांतिक रूप से ये गलत है। इसके नंबर आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसके नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आप क्रिया में बदलाव करोगे, क्रिया को शुद्ध करोगे, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि क्रिया कर्ता के अनुसार लगाई जाती है, कर्ता क्रिया के अनुसार नहीं लगाया जाता है। तो स पठति ये गलत हो जाएगा। त्वम पठसी यानी कर्ता को आपको वैसे के वैसे ही रहने देना होगा, त्वम पठसी ये रूप शुद्ध होगा। तो ये पुरुष संबंधी शुद्धि हो गई और ये वचन संबंधी हो गई। यहाँ पे वचन की गलती थी कि क्रिया एक वचन के कर्ता के साथ द्विवचन की लगा दी गई थी, तो उसको सही कर दिया कि क्रिया भी एक वचन की लगा दी, प्रथम पुरुष एक वचन के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया, मध्यम पुरुष एक वचन के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगा दी, तो यह शुद्ध हो गया। आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको 3 तरह के वाक्य समझाए हैं, पढ़ाए हैं अच्छे से, उसी के हिसाब से अब इसको करना है। अध्यापक त्वाम पाठयसि, अध्यापक तुमको पढ़ाता है। तो पढ़ने वाला तो तुम हो, लेकिन इस समय पढ़ाने की क्रिया हो रही है, ना कि पढ़ने की। क्रिया जो हो रही है वो पढ़ाने की हो रही है, और पढ़ा कौन रहा है, अध्यापक। तो इसमें शुद्ध क्या होगा, अध्यापक क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का करता है, और यानी कि अध्यापक मैं भी नहीं है, तुम भी नहीं है, ये क्या है, प्रथम पुरुष का करता है। तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी। यहाँ पे क्रिया गलत कौन क्या है कि मध्यम पुरुष एक वचन की लगा रखी है कर्म के अनुसार, जबकि तुम यहाँ पर कर्ता नहीं है, इस समय कर्म है, क्योंकि तुमको पढ़ाया जा रहा है, को का चिन्ह तुम में आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम लगाएंगे अध्यापक त्वाम पाठयति। यहाँ णिच प्रत्यय लगा के हमने बनाई है। णिच का मतलब है, देखो, पठति पढ़ता है, पाठयति पढ़ाता है, तो इस तरह से अय लगा देते हैं जब, तो वो करने की बजाय कराने का काम हो जाता है, कराने की क्रिया बन जाती है। तो ये पुरुष संबंधी यहाँ पे अशुद्धता थी, क्योंकि हमने प्रथम पुरुष एक वचन के साथ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगा रखी थी, जिसे हमने पाठयति करके शुद्ध कर दिया। अध्यापकेन त्वम पाठयते, अध्यापक के द्वारा तुम पढ़ाए जाते हो या तुमको पढ़ाया जाता है। अब देखिए, यहाँ कर्ता पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है, अध्यापक, लेकिन इस समय कर्ता तृतीया में है और त्वम कर्म जो है वो प्रथमा में है। तो जब कर्म प्रथमा में हो जाए और कर्ता तृतीया में हो जाए तो ये कर्मवाच्य बन जाता है। तो ऐसे में जो क्रिया लगेगी वो कर्म के अनुसार लगेगी। तो अध्यापक के द्वारा तुमको पढ़ाया जाता है या तुम पढ़ाए जाते हो। पढ़ाया जाता है तो पाठयति, लेकिन अध्यापक के द्वारा तुम पढ़ाए जाते हो, तुम मध्यम पुरुष हो गया, तो ये मध्यम पुरुष हो गया, साथ ही तुम जो हो गया वो प्रथमा हो गया, यानी कर्म है और प्रथमा विभक्ति का है। तो ऐसे में मध्यम पुरुष के का रूप लगेगा क्रिया का, और क्योंकि ये कर्मवाच्य बन रहा है इसलिए आत्मनेपदी बन के लगेगा। तो अध्यापकेन ऐसे कि ऐसे अध्यापक के द्वारा त्वम तुमको, पाठ्यते की स्थान पर होगा पाठ्यसे, पढ़ाए जाते हो। अध्यापक के द्वारा तुम पढ़ाए जाते हो। आवाम नित्यामः, अहम आवाम वयम, यानी हम दोनों नृत्यामः नाचते हैं, लेकिन ये नृत्यामः, नृत्यामी, नृत्यावः, नृत्यामः
ये बहुवचन है और यहाँ हम दोनों हैं, तो हम दोनों के अनुसार यानी कि उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगेगी और वो होगी नृत्यावह। अगला वाक्य है सह त्वम अहम च गच्छामि। ये मैं आपको साथ के साथ कारण और नियम बताती जा रही हूँ, जिससे कि अभ्यास के लिए जो वाक्य मैं दूंगी उनको आप कर सको। तो यहाँ देखिए, वह, तुम और मैं जाता हूँ। वह, तुम और मैं जाता हूँ। ऐसे में यहाँ क्रिया संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि और तो कुछ है भी नहीं, तीन कर्ता हैं और तीनों च के माध्यम से जब जुड़े हैं तो ऐसी स्थिति में क्रिया बहुवचन की हो जाएगी, क्योंकि सारे ही जा रहे हैं। सह त्वम अहम च गच्छामि, मैं, तुम और वो जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्रिया बहुवचन की हो गई पहली बात। तो यहाँ पर क्रिया बहुवचन की लगेगी। अब प्रश्न उठता है कि प्रथम पुरुष का कर्ता, मध्यम पुरुष का और उत्तम पुरुष का, तीनों ही पुरुष के कर्ता हैं, तो पुरुष कैसे चुने? तो च के माध्यम से जब एक से अधिक कर्ता जुड़ रहे हों तो देखो कि क्या उनके अंदर उत्तम पुरुष का कर्ता है। यदि उत्तम पुरुष का कर्ता है तो तीनों का वचन बना दीजिए, अगर दो हैं तो द्विवचन रखिए, तीन हैं तो बहुवचन रखिए और क्रिया उत्तम पुरुष की लगा दीजिए। यदि उत्तम पुरुष का कर्ता नहीं है, केवल मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष के हैं, तो ऐसी स्थिति में क्रिया मध्यम पुरुष की दोनों के वचनों को मिला के लगा दीजिए। और यदि मैं भी नहीं हूँ, तुम भी नहीं हो, केवल बहुत सारे कर्ता हैं जैसे सह, तौ, च, रामः इत्यादि, तो ऐसी स्थिति में केवल प्रथम पुरुष के वचन के अनुसार कर्ता लगा दीजिए। तो यहाँ पर जो पुरुष चुना गया उत्तम पुरुष का अहम है, क्योंकि वाक्य में वो तो सही है, लेकिन वचन गलत है, क्योंकि वचन यहाँ पे बहुवचन होना चाहिए। एक, दो, तीन, तीन कर्ता हैं, यानी कि हम तीनों जाते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? स त्वम अहम च गच्छामि, अर्थात हम तीनों जाते हैं। तो स त्वम अहम च गच्छामः, ये बहुवचन की क्रिया लगा दी। त्वम रामः च पठ, तुम और राम पढ़ो। तो ऐसी स्थिति में देखो दो कर्ता हो रहे हैं, राम प्रथम पुरुष का है और तुम मध्यम पुरुष का है और च के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ जो क्रिया लगेगी वो द्विवचन की लगेगी। त्वम रामः च पठतम, पठ जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन का है और हमें लगानी है मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया। अगला वाक्य है अहम त्वम वा गच्छावः, मैं अथवा तुम जाते हैं। तो अथवा क्या करता है कि एक का निषेध करता है, या तो मैं जाता हूं या तुम जाते हो। तो अथवा के माध्यम से आप जैसे च के माध्यम से ध्यान देना था कि कर्ता यदि उत्तम पुरुष का है तो पहले उत्तम पुरुष का को ही चुना जाएगा, उसके अनुसार वचन बनाए जाएंगे। लेकिन अथवा यानी कि वाक्य अनुसार के द्वारा जब एक से अधिक कर्ता जुड़े हुए हों तो ऐसे में क्रिया अंतिम कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार लगती है, क्योंकि केवल जो लास्ट वाला है वही जा रहा है और तो जा ही नहीं रहे। अथवा जो लगा दिया, या तो मैं या तो तुम जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता लगेगा। अहम त्वम वा गच्छसि, अहम त्वम तौ च गमिष्यन्ति। अब यहाँ पर क्या है? च के अनुसार लगे हुए हैं, च है अर्थात और से जुड़े हुए हैं, तो मैं, तुम, वे दोनों और वे दोनों जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वचन तो सही है यहाँ पे क्योंकि बहुवचन हो गया, लेकिन जो पुरुष चुना है वो गलत है, क्योंकि तौ के अनुसार नहीं लगेगा, क्योंकि वाक्य में जब उत्तम पुरुष का कर्ता है तो उत्तम पुरुष के अनुसार ही क्रिया को लगाया जाएगा। ऐसी स्थिति में करेंगे अहम त्वम तौ च गमिष्यामः, क्योंकि उत्तम पुरुष बहुवचन हो गए, यानी कि हम सब जाते हैं। भवान कुत्र आसी, तुम कहाँ हो? तुम नहीं, आप कहाँ हो? त्वम होता तो कोई बात ही नहीं थी। भवान कुत्र असि, तो ऐसे में यहाँ त्वम नहीं करना है,
क्योंकि हमें क्रिया बदलनी है, क्रियाकर्ता के अनुसार चलती है। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं और तुम के अतिरिक्त जितने भी कर्ता होंगे वो सब प्रथम पुरुष के होंगे, यहाँ तक कि आपको जब आता है भवान, यानी कि आप जब आता है सर्वनाम, तो हम उसके साथ जो क्रिया लगाते हैं वो हमेशा मध्यम पुरुष की लगा देते हैं, तुम की तरह। जबकि भवान जो है वो आदर सूचक शब्द है, और भवान अत्यधिक आदर के कारण हम उसे जो प्रथम पुरुष है उसमें रखते हैं। तो भवान के साथ भी, यानी कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अतिरिक्त जो भी कर्ता आएगा, जो भी संज्ञा आएगी, जो भी सर्वनाम आएगा, वो सब प्रथम पुरुष के होंगे। तो ऐसी स्थिति में भवान के साथ हम असि का प्रयोग नहीं करेंगे, अस्ति का प्रयोग करेंगे। अस्ति स्त संति, असि स्थ स्त, इस तरह से रूप चलते हैं, तो असि मध्यम पुरुष का है, इसलिए हम यहाँ पे अस्ति करेंगे। अब मैं कुछ वाक्य दे रही हूँ जिनको अगले वीडियो में मैं जिनकी अशुद्धियों का संशोधन कराऊंगी, और ये अभ्यास के लिए हैं, आप करके देखिए और फिर मिलान करिएगा अगले वीडियो में कि क्या आपने शुद्धि सही की है, और कारण भी बताऊंगी। तो पहला वाक्य है सह त्वं वा गच्छताम। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या अशुद्ध है। तौ यूयम वा गच्छेयु, अहम यूयम युवाम च गच्छेत, ते धावतो अश्वात् पतति, भवन्तौ हसथः मया नृत्यति, युष्माभिः फलानि खादन्ति। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको शुद्ध कीजिए। और आगे और अशुद्धियों को देखने के लिए, कारण सहित समझने और शुद्ध करने की प्रक्रिया सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए।